अगर मैं आपको ऐसा कहूँ कि पेड़ उगा के आप लोग करोड़पति बन सकते हो, तो क्या आप मेरी बात का विश्वास करोगे? इतनी आसानी से तो नहीं करोगे। तो दोस्तों, इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि इस वीडियो में कुछ ऐसे पॉइंट्स डिस्कस करने वाला हूँ कि फिर तो आप शायद मेरी बातों का विश्वास करने लग पड़ोगे। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, बात है पिछले साल 2020 की। सेतु भारतम मेगा प्रोजेक्ट के अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट ने 20,800 करोड़ रुपीस का बजट सैंक्शन किया था ऑल ओवर इंडिया 208 रेल ओवर एंड अंडर ब्रिजेस बनाने के लिए। अब इनको बनाने का पर्पस क्या था? जो भी रेलवे जंक्शंस होती हैं वहाँ पे आपने अक्सर देखा होगा कि बहुत सारे जाम लगते हैं। उसकी वजह से बहुत सारी अनवांटेड डेथ्स या मिसहैपनिंग्स हो जाती हैं। उनको कम करने के लिए और ट्रैफिक को रेगुलेट करने के लिए सरकार ने ये प्रोजेक्ट इनिशिएट किया था। अब प्रॉब्लम कहाँ पे शुरू हुई? प्रॉब्लम शुरू हुई वेस्ट बंगाल में। वेस्ट बंगाल में 59 किलोमीटर का एक ऐसा ही स्ट्रेच है जो नेशनल हाईवे 112 से भी लिंक होता है। तो यहाँ पे दो प्रोजेक्ट्स चल रहे थे। एक तो 59 किलोमीटर के स्ट्रेच को कवर अप करना था, प्लस वाइडनिंग ऑफ द नेशनल हाईवे नंबर 112। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये वही हाईवे है जो म्यांमार और बांग्लादेश के बाउंड्री से हमारे को लिंक करता है, एंड ये हमारी गो ईस्ट विजन के अंडर भी आता है, क्योंकि जो ईस्टर्न साइड है हमारे देश का वो उतनी प्रॉपर तरीके से रेलवे से लिंक नहीं है। तो यहाँ पे इशू क्या हुआ? अब इशू ये है कि इस प्रोजेक्ट के लिए 500 करोड़ एलोकेट किया गया था। तो एक एनजीओ ने इस प्रोजेक्ट को अपोज किया। अपोज करने का कारण ये था कि इस प्रोजेक्ट के अंदर जो 59 किलोमीटर का जो भी स्ट्रेच था उसमें अराउंड 356 हेरिटेज ट्रीज को काटा जाना था, जिससे बहुत ही इन्वायरमेंट या फिर बायोडाइवर्सिटी का लॉस हो जाता। तो इस प्रोजेक्ट को एक होल्ड पे रख दिया गया, एंड ये मैटर उस एनजीओ को रिप्रेजेंट करने के लिए प्रशांत भूषण ने सुप्रीम कोर्ट में ले गए। अब आगे बढ़ने से पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि हेरिटेज ट्रीज क्या होते हैं। तो हेरिटेज ट्री कोई स्पेशल काइंड ऑफ ट्री नहीं होता है। ये कोई भी एक नॉर्मल ट्री है जो किसी एरिया में रिसाइड कर रहा है बहुत ही लंबे टाइम से। इट कैन बी इवन मोर देन 100 ऑफ ईयर्स। अब किसी भी ट्री को हेरिटेज ट्री कंसीडर करने के लिए बहुत सारे फैक्टर्स इन कंसिडरेशन लिए जाते हैं, जैसे कि उसकी एज, वो कितना रेयर है, उस ट्री का साइज कितना है, एंड द वेरियस एस्थेटिक एंड हिस्टोरिकल वैल्यूज एसोसिएटेड विद दैट ट्री। अब जब ये पीआईएल सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंचा तो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया श्री शरद बोबड़े जी ने ये नोटिस सेट किया कि एक 5 बेंच कमेटी बिठाई जाएगी जिसका ये काम रहेगा कि वो एक ट्री की वैल्यूएशन निकाले। बहुत सारी अदर कंट्रीज जैसे यूएसए एंड ऑल में ये चीज़ ऑलरेडी कर चुकी है, पर हमारे देश में ये पहली बार ऐसा किया गया कि एक ट्री की वैल्यू निकाली गई। तो इस 5 मेंबर कमेटी ने अपना काम किया एंड जनवरी 2020 में ही अपनी रिपोर्ट सबमिट कर दी थी। पर उस रिपोर्ट में कुछ ऐसे फैक्ट्स देखने में मिले कि हमारी सरकार को 1 साल लग गया उन फैक्ट्स को वैल्यूएट करने में, एंड न्यूज़ मीडिया में फाइनली अभी ये फरवरी में शो किया गया है। अब उस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग द वैल्यू ऑफ अ ट्री इज द एज ऑफ अ ट्री मल्टीप्लाई बाय 74,500 रुपीज। अब कहने का मतलब है कि कोई भी एक हेरिटेज ट्री होगा उसकी एज तो कम से कम 100 साल तक तो होती ही होती है। अगर हम 100 साल से कम या 50 ईयर्स भी रखो तो भी वो ट्री की वैल्यू करोड़ों में है। तो अब आते हैं कि वो वेस्ट बंगाल वाला केस। तो जब उस वेस्ट बंगाल वाले केस में जो ट्रीज काटे जाने थे उनकी वैल्यूएशन की गई तो वैल्यू केम टू बी अराउंड 220 करोड़ रुपीज। दैट वाज ऑलमोस्ट 50% ऑफ द बजट दैट वाज एलोकेटेड फॉर दैट प्रोजेक्ट। मतलब 500 करोड़ एलोकेट हुआ था, उसमें से 220 करोड़ सरकार को देना पड़ेगा कंपेंसेटरी अमाउंट फॉर कटिंग दोस ट्रीज। अब ये जो वैल्यूएशन 74,500 रुपीज निकाली गई है, ये निकाली गई थी ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट ऑफ ऑक्सीजन जो एक ट्री एक साल में प्रोड्यूस करता है। तो इट वाज अराउंड 45,000 एंड प्लस 20,000 for the various biofertilizers which the tree will produce, as well as various other things such as ये soil erosion prevent करते हैं, ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं, कार्बन सिंक्स का काम करते हैं, वाटर साइकिल को रेगुलेट करते हैं, एंड बहुत सारी ऐसी चीजें इवन बायोडाइवर्सिटी को मेंटेन करने में भी हेल्प करते हैं। एंड अगर ये सारे फैक्टर्स को भी अगर कंसीडर किया जाए तो 220 करोड़ भी बहुत कम अमाउंट है इन पेड़ों को कंपेंसेट करने के लिए। ऐसा कहना था उस कमेटी का जिन्होंने अपनी रिपोर्ट सबमिट की थी। अब आप सोच रहे होंगे कि कोई भी बड़ा प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट किया जाता है, तो वहाँ पे ये चीज़ें शो क्यों नहीं हुई? तो दोस्तों, वहाँ पे ये चीज़ें इसलिए शो नहीं हुई क्योंकि हमारी ही सरकार ने एक ऐसा सर्कुलर पास किया था जिसमें ये लिखा गया था कि अगर कोई भी प्रोजेक्ट 100 किलोमीटर के अंदर अंदर है, मीन्स ये तो 59 किलोमीटर था तो ये उसी के अंडर आता, तो उसमें ये लिखा गया था कि कोई भी प्रोजेक्ट अगर 100 किलोमीटर के अंडर है तो वो इन्वायरमेंट को किसी भी तरह से हार्मफुल इम्पैक्ट नहीं कर रहा है, तो उस प्रोजेक्ट को पास कर दिया जाए। तो इसी वजह से ये प्रोजेक्ट भी पास कर दिया गया था एंड पेड़ कटना शुरू भी हो गए थे। अब दूसरी बात कि ये सारी बातें 1 साल तक हमारे से छुपा के क्यों रखी गई? ये जो अमाउंट डिक्लेयर किया गया था 74,500 रुपीज का उस रिपोर्ट में, ये अमाउंट बहुत ही बड़ा है, क्योंकि अगर कंपेंसेट करने पे आए तो सरकार बहुत ही जल्दी बैंकरप्ट हो जाती। तो
इसी वजह से हमारे चीफ जस्टिस ने उस कमेटी को कुछ ऑल्टरनेटिव्स प्रेजेंट करने के लिए टाइम दिया एंड वही ऑल्टरनेटिव्स लेके ये रिपोर्ट अभी वेडनेसडे को हमारे सामने पेश की गई। आइए अब डिस्कस करते हैं कि उस कमेटी ने क्या ऑल्टरनेटिव्स प्रेजेंट किए थे। उस कमेटी ने सबसे पहला ये ऑल्टरनेटिव बोला कि रोडवेज बनाने के लिए उतना प्रमोट सरकार को नहीं करना चाहिए एंड सेकेंडली कि जो भी रेलवेज या वाटरवेज हैं उनको ज्यादा प्रमोट करना चाहिए। अब यहाँ पे सोचने वाली बात ये आती है कि हमारे देश में उतने वाटरवेज नहीं है, तो इसीलिए वो फैक्टर भी थोड़ा नेग्लिजिबल हो जाता है। अब दूसरी बात कि जहाँ पे पेड़ काटने पड़ ही जाएं, अगर वहाँ पे रोडवेज बनाना ही है तो पेड़ों को काटने के बजाय पेड़ों को रीलोकेट करना चाहिए। तो ये उस कमेटी ने प्रेजेंट किया, पर इसमें भी एक फ्लॉ है। फ्लॉ ये कि रीलोकेट करने के बाद हमारे पास उतनी टेक्नोलॉजी नहीं है एट प्रेजेंट एंड जो भी एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी है अगर वो ट्री को किसी नई लोकेशन में ले आ जाए एंड वो एक हेरिटेज ट्री है तो इतने सालों से वो एक इन्वायरमेंट में रह रहा था एंड उसको नए इन्वायरमेंट में अडेप्ट करने में मुश्किल भी हो सकती है। एंड अक्सर साइंटिफिक वेज में ये नोटिस किया गया है कि रीलोकेशन के बाद ओनली 30% चांसेस हैं कि वो ट्री दोबारा एग्जिस्ट करेगा, वरना वो ट्री मर जाता है। अब सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली ये डिसाइड किया कि जो सर्कुलर था वो 100 किलोमीटर स्ट्रेच एरिया का जो मैं बात कर रहा था, जिसके अंडर सरकार ये बोलती थी कि उसमें इन्वायरमेंट को कोई इंपैक्ट नहीं होता है, 100 किलोमीटर का है तो कर लो, तो सुप्रीम कोर्ट ने उस चीज को नलिफाई कर दिया एंड सरकार को नोटिस भेज चुकी है। सेकंड चीज कि अब आप सोच रहे होंगे कि स्टार्टिंग में पैसों की बात कर रहा था, तो दोस्तों हमारा को इतना तो पता ही है कि रोडवेज बनना कभी भी बंद नहीं होंगे, तो आने वाले टाइम में ये वैल्यूएशन तो हो ही चुकी है एंड ये वैल्यूएशन बढ़ेगी ही, कम नहीं हो सकती, तो आपको पैसे तो मिल ही जाएंगे। तो कंपेंसेट करने के लिए कमेटी ने एक और पॉइंट ये बोला था कि जो भी क्राउन होता है उस क्राउन के हिसाब से उतने ही सैपलिंग्स प्लांट किए जाते हैं। अब क्राउन क्या होता है कि ट्रंक होता है ट्री का, ट्रंक के ऊपर जहाँ से ब्रांचेस शुरू होती हैं उसकी चीज को क्राउन बोलते हैं। तो कोई भी अगर छोटे क्राउन वाला पेड़ काटा जाएगा तो उसके बदले 10 सैपलिंग्स लगाए जाएंगे, मीडियम के लिए 25 एंड लार्ज के लिए 50। तो ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव मैं बोलूंगा, पर फिर भी एक ट्री के साथ बहुत सारी लाइफ जुड़ी होती हैं। तो दोस्तों ये फैक्टर भी सरकार को एटलीस्ट कंसीडर करना चाहिए एंड वो कर भी रहे हैं एंड अब देखते हैं कि 2 हफ्ते बाद क्या डिसीजन आता है। तो इस वीडियो से अगर आपको कुछ सीखने को मिला है तो ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना एंड अगर आपके घर में कोई हेरिटेज ट्री है या फिर आपके एरिया में कोई हेरिटेज ट्री है तो आपके अमीर होने के बहुत अच्छे चांसेस है। अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।